नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शुभ आईएएस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का नागरिक शास्त्र का बहुत ही दिलचस्प अध्याय, अध्याय 4। अध्याय 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इस अध्याय का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। बच्चों, एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सुना है, जरूर सुना होगा, कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, लड़कों को गुड्डे गुड़िया नहीं खेलना चाहिए, लड़कियां साइंस में कमजोर होती हैं। ऐसी बातें हम सबने कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या कामों को लड़की और लड़कियों के लड़का के आधार पर बाँटा जा सकता है? आज के इस अध्याय में हम समझेंगे कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, समाज उनके लिए अलग-अलग रोल तय कर देता है। और ये बातें कैसे हमारे व्यवहार, सोच और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। हम जानेंगे लड़कों और लड़कियों से समाज क्या उम्मीद रखता है, ये उम्मीद कहाँ से आती है और क्यों जरूरी है कि हर बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने सपने खुद चुने और उन्हें पूरा करने की आजादी हो। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना एक ऐसा अध्याय जो आपकी सोच को और भी गहराई प्रदान करेगा और भी गहराई देगा। तो चलिए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हैं और बड़े होते हैं कि ये सब बातें बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक सा नजरिया रहता है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग-अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग-अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा होगा। बच्चे का है कि कक्षा 7 का एक समूह छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में। अब यहाँ पे देखते हैं, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप के जो बच्चे हैं, उनका जो है बड़ा होना, वो किस तरीके से बड़े होते हैं, उनका पालन पोषण क्या होता है, उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीपों का ही एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्क से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना इत्यादि। द्वीपों पर मछली पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग-अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब जब तक 13-14 साल की नहीं होती थी, उन्हें छोटे बच्चों की देखभाल, बड़े लोगों के छोटे-मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 14 साल की हो जाती थी, तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने के काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था। लड़कों लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। अब यहाँ पर देखिए कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। एमपी के बारे में बात हो रही है।
निम्नलिखित आलेख जो है 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले स्कूल जाने से वर्णन यह लिया गया है। इस कहानी को हम देखते हैं। कक्षा छह छह में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल लड़कियों के उस स्कूल जो थे अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर कोई हमला न कर दे। आगे देखते हैं। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें यह लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों की बात करें तो उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत ही अलग था, बहुत ही भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को खेलने के लिए प्रायः कार दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती है? तो इस तरीके से बड़े होने के तरीके अलग होते हैं। भेदभाव तो होता ही है लड़के और लड़कियों में, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि चीजें बहुत बदल गई हैं। लोग जो है कि अब बच्चियों को भी उतनी ही फैसिलिटी दे रहे हैं, उतनी ही फ्रीडम दे रहे हैं लड़कों जितना कि लड़कों को दिया जाता है। हालांकि अभी हम नहीं कह सकते हैं कि आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हालांकि कहीं ना कहीं से चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। पुराने जमाने की बात अगर की जाए तो, आज के समय को देखा जाए तो इस तरीके से दी जाती है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेल सकते हैं, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने का तरीका है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं क्या होंगी। बात के जीवन पर इसका जो प्रभाव होगा, इसी आधार पे हमें अपना व्यवसाय चुनना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, वार्तालाप के माध्यम से कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं हम वार्तालाप के माध्यम से। यहाँ पे मेरी माँ काम नहीं करती। यहाँ पे देखिए बातें हो रही है कि मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप हमारे ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? बच्ची ने अपने मम्मी से पूछा। वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती है। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी सुबह रोज 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती है। उसके बाद आगे है कि हाँ, पर कोई काम तो नहीं है ना, वो तो बस घर के काम है। यानी घर के काम को काम नहीं समझा जाता है। प्रायः आज भी ऐसा देखा जाता है। हालांकि घर घर में सबसे ज्यादा काम होता है। ओह, क्या तुम वाकई में ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं, उसे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। वे खुद क्या सोचती हैं। वे खुद क्या सोचती हैं। इसके बाद ये लोग उनके घर चले जाते हैं, श्री सिंह के घर पर। श्री सिंह घर पर जब ये लोग जाते हैं, श्री सिंह के घर पर, तो वहां पर क्या वार्तालाप होती है? श्री सिंह के घर पर क्या वार्तालाप होती है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हर सरड़ सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है।
पर आंटी क्या वाकई ये ठीक है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। जैसा कि महिला ने कहा कि हम तो छुट्टी पर हैं, हम तो हड़ताल पर हैं। तो देखिए अगली सुबह क्या होता है। अगली सुबह 7:30 बजे की बात है। यहाँ पर देखिए कि हस्बैंड कह रहे हैं इनके कि हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं है। तो महिला ने क्या कहा कि क्या जानूं मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला भी छुट्टी ले रखी है, जो उनकी काम वाली है, उन्होंने भी छुट्टी ले रखी है। तो उसके बाद इन्होंने जो है कि इसके पति ने कहा कि ओह, यह तो स्कूल बस थी और मुझे अब बच्चों को कार से छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कि जल्दी करो, जल्दी हरमन को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। उसके बाद इनके हस्बैंड क्या कहते हैं, इनके हस्बैंड कह रहे हैं कि लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा। अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। इनकी पत्नी ने कहा मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खा लेना। इसके डैडी ने कहा माँ इसके लिए पहले ही कुछ पैसे दे दिए थे। इनके बच्चों ने कहा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए इनके जो हस्बैंड है उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। उसके बाद इन्होंने कहा अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो, क्योंकि घर फैल जाता है कई बार अगर महिला नहीं संभालती तो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह से तुम घर को जैसी हालत में छोड़ा था, वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा। हरमन, कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं। उसके बाद जो चाय बना रही है, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, और मैं तो उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा और चाची रात के खाने पर आने वाले हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक कहानी के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो महिला होती है, घरेलू महिला जो होती है, सबसे ज़्यादा काम शायद उनको करना पड़ता है। क्योंकि सारा घर सँभालना होता है, उनको सुबह से लेकर शाम तक, बच्चों को स्कूल भेजना, पति को टिफ़िन बनाकर देना, उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी होती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि घरेलू महिला का काम सबसे ज़्यादा काम होता है। कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है आपको। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे आप सब। आगे देखते हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुष और स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले कामों में क्या असमानता है। घरेलू काम का मूल्य। हरमन के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया के घर घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियां ही होती हैं, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता मान लिया जाता है कि वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। मिलानी अपनी बच्ची के साथ। आगे देखते हैं घर पर कार्य करने वालों का जीवन। जो घर पर कार्य करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, इनके बारे में कुछ जानकारी हम इकट्ठी करते हैं। उपर्युक्त कहानी में केवल हरमित की माँ घर के काम नहीं करती, काफी सारा काम मंगला भी करती थी, जो उसके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों के लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना इत्यादि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्हें मजदूरी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर 12 बजे तक भी चलता रहता है। यह वाकई में एक सच है, चलता रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले भी उन्हें असम्मानजनक से व्यवहार करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मिलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह से बताया। क्या कहानी है उनकी, मिलानी की, अब आगे देखते हैं।
उन्होंने क्या बताया, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो 2 लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांग 2 लड़कियां मुझसे एक और रोटी से उन्हें दे देती थी, खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने की भूख लगी थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर में जाते थे। मैं से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते? क्या हम कुछ समान व्यवहार के योग्य नहीं हैं? ऐसा उस कामवाली ने बताया, अपना अनुभव शेयर किया। देखिए आगे क्या है कि वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर तक पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने इत्यादि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, हालांकि स्त्रियां हर रोज करती हैं। घरेलू घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह इन कामों में लगने वाला लंबा समय है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा लिया गया है कि पुरुषों के काम करने का जो क्या कहते घंटे हैं और स्त्रियों के काम करने का घंटे हैं, इस तरीके से यहाँ पे देखना है आप सबको, तो कहीं ना कहीं से ज्यादा ही जाएगा इसका ग्राफ। जैसा कि आप सब परिचित होंगे, ऑफिस में एक निश्चित टाइम टेबल होता है, एक समय होता है। घर के काम का कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं होता है कि कौन सा काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। और देखिए महिलाओं का काम और समानता, अब बात करते हैं महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को महत्व देना एक या परिवार का मामला नहीं है व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इनके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या व्यवहारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझाने के लिए इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए एक सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने शासन ने आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खोली है। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत किसी भी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, उन्हें वैधानिक रूप से क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी, जिससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। यहाँ पे देखिए जो SDG 5 है हमारा, सतत विकास लक्ष्य 5, लैंगिक समानता की बात करता है, जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है, इसको याद रखिएगा। तो बच्चों इस अध्याय में हमने समझा कि लड़का लड़की होना किसी के सपनों, क्षमताओं या भविष्य को सीमित नहीं करता। सीमाएं सिर्फ यह सीमाएं सिर्फ हमारी सोच बताती हैं और सोच को बदलना हमारे हाथ में है। समाज कई बार लड़कों और लड़कियों के लिए अलग नियम बनाता है, लेकिन असली समझदारी यही है कि हम इन पुराने विचारों को पहचानें और एक दूसरे को बराबरी और सम्मान दें। याद रखिए, कामों की कोई जेंडर नहीं होती, सपनों की कोई जेंडर नहीं होती, टैलेंट की कोई जेंडर नहीं होती। अगर हर बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की अपनी पसंद से सीख सके, खेल सके, अपना करियर चुन सके,
तो वही सच मायने में एक महत्वपूर्ण न्याय होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाइए और खुद भी सीखिए, दूसरों को भी समझाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सुबह आईएएस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सुबह आईएएस के साथ।